नमस्कार दोस्तों, आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे अल्फा कणों का परिकीर्णन प्रयोग तथा रदरफोर्ड मॉडल। अल्फा कणों का परिकीर्णन प्रयोग तथा रदरफोर्ड मॉडल। तो इसके लिए मैंने एक प्रायोगिक व्यवस्था दिखा रखी है डायग्राम के रूप में। तो देखिए, अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग। देखिए दोस्तों, एक वैज्ञानिक हुए रदरफोर्ड। इनके दो दोस्त थे। रदरफोर्ड के दो दोस्त थे, दो साथी थे। एक का नाम गाइगर और दूसरे का नाम मार्सडन। रदरफोर्ड के सुझाव पर गाइगर और मार्सडन ने अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग किया। प्रकीर्णन प्रयोग करने वाले थे गाइगर और मार्सडन, इनको सुझाव देने वाले थे रदरफोर्ड। तो उन्होंने एक सेटअप लिया और सेटअप कुछ इस तरीके का था दोस्तों। ये अल्फा कण का एक स्रोत लिया। अल्फा कण का एक स्रोत लिया। पहले हम थोड़ी सी चर्चा अल्फा कण को लेकर कर लेते हैं दोस्तों कि अल्फा कण होता क्या है। देखिए, अल्फा कण, सबसे पहली बात, ये जो अल्फा कण है ये रेडियो एक्टिव पदार्थों से उत्सर्जित होते हैं। अल्फा कण के बारे में आप लिख सकते हैं कि ये रेडियो एक्टिव तत्वों से उत्सर्जित होते हैं। रेडियो एक्टिव तत्वों से उत्सर्जित होते हैं। अब रेडियो एक्टिव तत्व में क्या क्या आएगा? जैसे हमारे पास आ जाएगा यूरेनियम आ जाएगा दोस्तों, थोरियम आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार के तत्वों से उत्सर्जित होते हैं अल्फा कण। अल्फा कण के अगर संकेत की बात करें दोस्तों, तो अल्फा कण का संकेत होता है 2He4। ये अल्फा कण का संकेत होता है दोस्तों 2He4। हीलियम का द्विधनात्मक आयन अल्फा कण कहलाता है। अल्फा कण दोस्तों धनावेशित होता है। अल्फा कण पर धनावेश होता है। और कितना धनावेश होता है दोस्तों? तो इस पर धनावेश होता है दोस्तों 2E + 2E। अल्फा कण पर कितना धनावेश होता है? तो हम कहेंगे प्लस का 2E। अगर अल्फा कण के द्रव्यमान की बात करें दोस्तों, तो अल्फा कण का द्रव्यमान होता है 4mp। अल्फा कण का द्रव्यमान कितना बढ़ेगा? तो हम बोलेंगे 4mp। प्रोटॉन का 4 गुना। यदि प्रोटॉन के द्रव्यमान को 4 से गुणा कर दिया जाए तो अल्फा कण का द्रव्यमान प्राप्त होता है हमें। तो देखिए क्या बनेगा, mα = 4। दोस्तों प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो ये हमारे पास अल्फा कण का द्रव्यमान बन जाएगा mα = 4 × 1.67 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो ये तो हमने चर्चा की अल्फा कण को लेकर कि अल्फा कण जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव तत्वों जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, इनसे उत्सर्जित होता है। अल्फा कण का संकेत 2He4 होता है। अल्फा कण धनावेशित होता है। इस पर आवेश होता है +2E। अल्फा कण का द्रव्यमान होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना। अब देखिए बात करते हैं अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग की। तो यहां से अल्फा कण का स्रोत लिया, यहां से लीड, ये Pb, इसको बोलते हैं दोस्तों लेड। इसका प्रतीक होता है Pb और इसका लैटिन नाम होता है प्लम्बम। लेड का लैटिन नाम होता है प्लम्बम, इसका प्रतीक होता है Pb। ये Pb की 2 ईंटें रखी मैंने और इन ईंटों के बीच में बहुत कम गैप रखा ताकि इलेक्ट्रॉन जो है यहां से निकलने वाले जो अल्फा कण है, इलेक्ट्रॉन नहीं अल्फा कण, ताकि यहां से जो अल्फा कण निकले वो एक पुंज के रूप में, एक किरण पुंज के रूप में निकल सके। और इसके सामने लिया दोस्तों मैंने एक स्वर्ण पत्र, एक सोने की पतली पन्नी ली मैंने और इस पन्नी के सामने मैंने लगाया एक जिंक सल्फाइड का पर्दा, ZnS का पर्दा। दोस्तों जिंक सल्फाइड जो है वो एक
प्रतिदीप्तिशील पदार्थ होता है। यदि किसी कपड़े के पर्दे के ऊपर अगर मैं जिंक सल्फाइड का लेप कर देता हूं और इस पर्दे के ऊपर कोई भी कण आकर गिरता है तो जैसे ही कण आकर टकराएगा वो चमक उत्पन्न करता है। तो जिंक सल्फाइड का पर्दा काम में लेने का, जिंक सल्फाइड का पर्दा हमने काम में क्यों लिया? क्योंकि एक प्रतिदीप्तिशील पदार्थ होता है, जैसे ही कोई अल्फा पार्टिकल इसके ऊपर आकर स्ट्राइक करेगा, इससे टकराएगा तो ये चमक उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार की सेटअप में जैसे यहां से अल्फा कण निकले, लेड की ईंटों में से होते हुए किरण पुंज के रूप में जैसे ही स्वर्ण पत्थर से टकराते हैं तो इस तरीके का दोस्तों हमें सिनेरियो देखने को मिलता है। कुछ अल्फा कण इधर जाते हैं, कुछ अल्फा कण इधर जाते हैं, कुछ इधर, कुछ इस तरीके से परिकिरणित होते हैं, कुछ इस तरीके से परिकिरणित होते हैं। तो ये तो अल्फा कणों के परिकिरण प्रयोग का मैंने एक प्रायोगिक सेटअप आपको दिखाया है। दोस्तों हम बात करते हैं इसमें रदरफोर्ड मॉडल की, या ये जो प्रयोग है इसके प्रेक्षणों को लेकर हम बात करें। दोस्तों अल्फा कणों के परिकिरण प्रयोग का परीक्षण कह दो या फिर रदरफोर्ड मॉडल के प्रेक्षण कर दो, एक ही बात है दोस्तों। तो देखिए इसके प्रेक्षण में किस तरीके से नजर आए। ये सपोज इस तरीके से ये मैंने एक स्वर्ण पत्र लिया दोस्तों, ये मैंने एक स्वर्ण पत्र लिया इस तरीके से। प्रेक्षण की चर्चा कर रहे हैं हम, तो इसमें होता क्या है, इन्होंने गाइगर और जो मार्सडेल थे इन्होंने किस तरीके के प्रेक्षण होते देखा। रदरफोर्ड साहब इनके साथ में थे, इन्होंने किस प्रकार का ऑब्जर्व किया, उस ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं। क्या होते उन्होंने देखा तो उन्होंने ये पाया कि जो अल्फा कण आ रहे हैं उनमें ज्यादातर अल्फा कण तो सीधे के सीधे निकल जा रहे हैं। इस तरीके से ज्यादातर अल्फा कण सीधे ही निकल जाते हैं इस तरीके से, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया जा रहा है। बहुत कम कण ऐसे होते हैं जो अल्प कोण से परिकिरणित होते हैं। जैसे यहां कोई कण आ रहा है दोस्तों इस तरीके से, यहां कोई पार्टिकल आ रहा है, अल्फा पार्टिकल यहां आ रहा है हमारे पास इस तरीके से, तो वो इस तरीके से परिकिरणित हो रहा है। यहां अगर कोई अल्फा पार्टिकल आ रहा है तो वो इस तरीके से परिकिरणित हो रहा है। ध्यान दें दोस्तों, प्रेक्षण की हम बात कर रहे हैं तो प्रेक्षण में उन्होंने ये पाया कि ज्यादातर जो अल्फा कण है, देखिए आप, मैं दिखा रहा हूं, नंबरिंग कर रहा हूं दोस्तों इनकी, आपको नंबरिंग नहीं करना, मैं समझने के हिसाब से बता रहा हूं। 1 2 3 और 4 4 कण ऐसे हैं जो अपने पथ से बिना विचलित हुए सीधा का सीधा आगे निकल रहे हैं। इसमें पार्टिकल नंबर 5 और पार्टिकल नंबर 6 ऐसे हैं जो किसी कोण से परिकिरणित हो रहे हैं। और दोस्तों ये परिकिरणित इसी तरीके से क्यों हो रहे हैं, जैसे ये पास में आया ये इसे दूर जाने की कोशिश कर रहा है, ये भी पास में आया ये दूर जाने की कोशिश कर रहा है। ये दूर क्यों जा रहा है दोस्तों, क्योंकि हमने पढ़ा कि जो अल्फा कण होता है दोस्तों वो धनावेशित होता है। अल्फा कण कैसा होता है, धनावेशित होता है, जबकि हमारे पास जो नाभिक है ये भी कैसा होता है, धनावेशित। दोस्तों परमाणु के नाभिक में 2 कण उपस्थित होते हैं जिन्हें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा जाता है, और इन्हें हम सम्मिलित रूप से न्यूक्लियन कहते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, तो कुल मिला के परमाणु का जो नाभिक है वो दोस्तों धनावेशित होता है। अब जब धनावेशित अल्फा कण जब धनावेशित नाभिक के पास में आएंगे तो डेफिनेटर दोस्तों प्रतिकर्षण होगा, इसलिए जैसे ही ये अल्फा कण इसके पास से गुजरते हैं ये नाभिक के प्रतिकर्षण की वजह से अपने पथ से किसी कोण से परिकिरणित हो जाते हैं। यहां तक तो बात ठीक थी, यहां तक तो बात रदरफोर्ड को भी बिल्कुल सही से समझ में आई, लेकिन जैसे ही एक अल्फा पार्टिकल यहां आया और जिस पथ पर गया टकराकर वापस उसी पथ पर लौट आया, ये दोस्तों एक खतरनाक घटना हो गई रदरफोर्ड के सामने। यह एक खतरनाक घटना थी।
मतलब आप इस चीज को रदरफोर्ड ने अपने शब्दों में किस प्रकार से व्यक्त किया। उन्होंने एक मजाकिया अंदाज में कहा कि यह घटना मुझे ठीक उसी प्रकार लगी जैसे कोई 14 इंच तोप का गोला किसी कागज के टुकड़े से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट आया हो। ये जो हम बात कर रहे हैं दोस्तों, इसको मैं 7 नंबर दे रहा हूं। पार्टिकल जिस पथ पे जा रहा है, एल्फा पार्टिकल जिस पथ पे जा रहा है वापस उसी पथ पे लौट के आया। ये बात रदरफोर्ड को चिंता में डाल गई और उन्होंने मजाक के अंदाज में कहा कि यह घटना ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार 14 इंच तोप का गोला किसी कागज के टुकड़े से टकराकर पुनः उसी दिशा में लौट आया हो। अब देखिए, रदरफोर्ड और गाइगर और मार्सडन कर रहे थे एल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग, लेकिन जैसे ही यह पार्टिकल जिस दिशा में गया वापस उसी दिशा में टकराकर लौट के आया, तो रदरफोर्ड ने सोचा कि परमाणु का जो मध्य भाग है, जो परमाणु का केंद्र है, उसमें वो बहुत भारी है, जिसकी वजह से यह एल्फा पार्टिकल जिस दिशा में गया वापस उसी दिशा में लौट कर आ गया। तो दोस्तों, एल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के दौरान हम कह सकते हैं कि नाभिक की खोज रदरफोर्ड साहब द्वारा संयोगवश हो गई। कर तो एल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग रहे थे, लेकिन संयोगवश नाभिक की खोज हुई। जिस पथ पर गया वापस उसी पथ पर लौटकर आया। इस आधार पर रदरफोर्ड साहब ने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का जो केंद्रीय भाग है वो बहुत भारी है, साथ ही साथ वो धनावेशित भी है। धनावेशित का पता उनको यहां से चला। ये कण इस तरीके से प्रक्षेपित हुए तो नाभिक के धनावेशित होने का पता उनको यहां से चला और जिस पथ पर गया वापस उसी पथ पर लौटकर आया। और दोस्तों, एक और खतरनाक बात, लगभग 10,000 में से एक पार्टिकल, कई किताबों में 8,000 भी लिखा हुआ है और कई जगह 12,000 भी लिखा हुआ है, इस पे हमें गौर नहीं करना है। लगभग 10,000 में से एक पार्टिकल जिस पथ पर गया वापस उसी पथ पर लौटकर आया। इसका मतलब रदरफोर्ड साहब ने एक बात और कह दी कि जो परमाणु का जो केंद्रीय भाग जो धनावेशित और बहुत भारी है वो बहुत छोटा भी है, उसका आकार बहुत कम भी है। नहीं तो उसे 150 10,000 में से 100 200 500 कण तो उससे टकराने चाहिए थे। 10,000 में से एक ही पार्टिकल आया, इसका मतलब इसका केंद्रीय भाग क्या है, बहुत ही सूक्ष्म है। ठीक है, तो हम यहां बात करें तो दोस्तों इसके प्रेक्षणों को लेकर, तो प्रेक्षणों में आपको सिंपली क्या लिखना है, आपको 3 बातें केवल नोटिस करनी है प्रेक्षण में। फर्स्ट पॉइंट तो ये कि अधिकांशतः एल्फा कण सीधे ही निकल जाते हैं, जैसा कि मैंने नंबरिंग करके बताया, पार्टिकल नंबर 1 2 3 और 4। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है, कुछ कण अल्प कोण से परिकीर्णित होते हैं, जैसा कि मैंने डायग्राम में नाम देख के बताया, पार्टिकल नंबर 5 और पार्टिकल नंबर 6। और तीसरा आपको प्रेक्षण लिखना है दोस्तों कि लगभग 10,000 में से एक कण जिस पथ पर जाता है पुनः उसी पथ पर लौटकर वापस आ जाता है। ये तो बात हुई दोस्तों इसके प्रेक्षणों को लेकर। अब हम बात करते हैं इसके निष्कर्ष को लेकर कि जो उन्होंने ऑब्जर्व किया, जो उन्होंने होते देखा प्रयोग में, उस आधार पर उन्होंने क्या क्या निष्कर्ष निकाला। तो देखिए इसके निष्कर्ष, रदरफोर्ड मॉडल के निष्कर्ष देखिए। हमने पहला प्रेक्षण पढ़ा दोस्तों कि अधिकांशतः एल्फा कण सीधे ही जाते हैं। इस आधार पर रदरफोर्ड साहब ने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांशतः भाग खोखला होता है। इनके रास्ते में कुछ टकराने वाला था ही नहीं। अगर रास्ते में कुछ टकराने वाला होता तो ये अपने पथ से विचलित होते कि नहीं होते। अधिकांशतः एल्फा कण सीधे ही निकल रहे हैं। इसके आधार पर रदरफोर्ड साहब ने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांशतः भाग खोखला होता है। तो मैं निष्कर्ष में पहला पॉइंट ये लिख सकता हूं दोस्तों कि रदरफोर्ड साहब ने बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग किस तरीके का होता है, खोखला होता है। पहला निष्कर्ष। दूसरा निष्कर्ष यहां से, बहुत कम कण अल्प कोण से परिकीर्णित हो रहे हैं। और परिकीर्णित होने का कारण क्या है दोस्तों, प्रतिकर्षण, मतलब नाभिक कैसा, धनावेशित। दूसरा रिजल्ट हम कह सकते हैं कि परमाणु का जो केंद्रीय भाग है,
परमाणु का केंद्रीय भाग, केंद्रीय भाग जो है ये बहुत भारी भी है और भारी होने के साथ साथ ये कैसा है, धनावेशित है। और इसी केंद्रीय भाग को नाम दिया गया दोस्तों नाभिक। इसी केंद्रीय भाग को क्या नाम दिया गया, नाभिक। और आप याद रखेंगे दोस्तों, नाभिक का आकार होता है 10 की घात -15 मीटर और 10 की घात -15 को ही हम कहते हैं फर्मी। 10 की घात -15 को ही हम क्या कहते हैं, फर्मी। तो दूसरा निष्कर्ष रदरफोर्ड साहब ने यह दिया कि परमाणु का जो केंद्रीय भाग है ये बहुत भारी और धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है और इसका आकार 10 की घात -15 मीटर होता है। तीसरा निष्कर्ष कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में परिक्रमण करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में परिक्रमण या परिक्रमा करते रहते हैं। तो तीसरा निष्कर्ष रदरफोर्ड साहब ने यह निकाला कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर परिक्रमण करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमण करते रहते हैं। तो रदरफोर्ड साहब के दोस्तों 3 निष्कर्ष हो गए। पहला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, परमाणु का केंद्रीय भाग बहुत भारी धनावेशित होता है जिसे नाभिक कहा जाता है और इसका आकार 10 की घात -15 मीटर, जिसको हम क्या कहते हैं, 10 की घात -15 मीटर को क्या कहते हैं दोस्तों, फर्मी। और तीसरी बात रदरफोर्ड साहब ने बताई कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर परिक्रमण, विभिन्न कक्षाओं में परिक्रमण करते रहते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं कि सर ये जो अल्फा कणों का जो प्रकीर्णन प्रयोग किया गया, इसमें स्वर्ण पत्थर का ही प्रयोग क्यों किया गया। तो दोस्तों स्वर्ण पत्थर प्रयोग करने के 2 रीजन हैं। ये कई बार दोस्तों बोर्ड एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है 1 नंबर में, 2 नंबर में, कि अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग में स्वर्ण पत्थर ही प्रयोग में क्यों लिया गया। तो इसके 2 रीजन है। पहला रीजन स्वर्ण पत्थर यूज करने का पहला रीजन तो यह है कि जो स्वर्ण पत्थर होता है इसकी तन्यता की जो क्षमता होती है वो बहुत ज्यादा होती है। मतलब जितने बारीक बारीक तार सोने के बनाए जाते हैं उतने बारीक तार और किसी दूसरी धातु के नहीं बनाए जा सकते। जितना पतला तार सोने का बनाया जा सकता है उतना पतला तार किसी दूसरी धातु का नहीं बनाया जा सकता। दोस्तों सोने के बारे में यहां तक कहा जाता है कि 1 ग्राम सोने से लगभग 1 से 2 किलोमीटर लंबा पतला तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम सोने से, मात्र 1 ग्राम सोने से 1 से 2 किलोमीटर लंबा पतला तार बनाया जा सकता है। तो आप सोच सकते हैं सोने की तन्यता की क्षमता कितनी ज्यादा है। तो स्वर्ण पत्थर प्रयोग करने का रीजन यही था। पहला, ये जो स्वर्ण पत्थर है उसकी तन्यता की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, अर्थात सोने की बहुत बारीक बारीक पन्नियां बनाई जा सकती है। दूसरा रीजन और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन कि जो स्वर्ण नाभिक जो होता है वो अल्फा कणों की तुलना में बहुत भारी होता है। जो सोने का जो नाभिक होता है वो अल्फा कणों की तुलना में बहुत भारी होता है। इस कारण अब सोचिए, इधर से अल्फा कण आकर जब सोने के नाभिक से टकराएंगे, अगर सोने का नाभिक अगर हल्का होता तो ये तो अल्फा कणों की टक्कर से खुद ही उड़ जाता। तो फिर तो क्या प्रयोग हो पाता, क्या प्रैक्टिकल हो पाता। तो दूसरा रीजन ये है कि जो स्वर्ण नाभिक है वो अल्फा कणों की तुलना में बहुत भारी होता है। इस कारण अल्फा कणों की टक्कर से स्वर्ण नाभिक स्थिर रहता है। तो अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग में या रदरफोर्ड मॉडल के प्रेक्षण के अंदर स्वर्ण पत्थर ही प्रयोग में लिया जाता है। क्यों? तो दोस्तों आप 2 कारण बताएंगे। पहला कारण तो आप बताएंगे कि सोने की तन्यता की क्षमता बहुत अधिक होती है, इस कारण इसकी बहुत बारीक बारीक पन्नियां बनाई जा सकती है। और दूसरा आप रीजन बताएंगे कि जो स्वर्ण नाभिक है, जो सोने का नाभिक है, वो अल्फा कणों की तुलना में बहुत भारी होता है। इस कारण अल्फा कणों की टक्कर से स्वर्ण नाभिक को स्थिर माना जाता है। तो यहां हमने बात की दोस्तों कि अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग, इसका प्रायोगिक सेटअप हमने देखा, ठीक है। फिर इसके बाद में हमने थोड़ा अल्फा कणों के बारे में चर्चा की, हमने रदरफोर्ड मॉडल के प्रेक्षणों को लेकर चर्चा की और हमने रदरफोर्ड मॉडल के
निष्कर्षों को लेकर चर्चा की। तो एक बात तो क्लियर हुई होगी आपको कि नाभिक की खोज किसने की, तो नाभिक की खोज संयोगवश रदरफोर्ड साहब द्वारा की गई। तो नाभिक की खोज जो है वो किसने की दोस्तों, रदरफोर्ड ने की। और एक बात और, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन प्रयोग में नाभिक की खोज हुई, इसलिए ये जो रदरफोर्ड मॉडल है दोस्तों, ये जो रदरफोर्ड मॉडल है इसका एक और नाम है, इसे परमाणु का नाभिकीय मॉडल भी कहते हैं। रदरफोर्ड मॉडल जो है इसे परमाणु का नाभिकीय मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों नाभिक की खोज हो गई थी। इसे हम परमाणु का नाभिकीय मॉडल भी कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक टर्म और चलती है जिसको हम बोलते हैं संघट प्राचल। संघट प्राचल, ये संघट प्राचल क्या होती है? देखिए, ये जो परमाणु का जो नाभिक है, परमाणु के नाभिक का जो सेंटर है, ये नाभिक का सेंटर बना देता हूं, ये नाभिक का सेंटर है दोस्तों इस तरीके से, ठीक है। और ये प्रारंभिक वेग की दिशा है। इन दोनों के जो बीच की दूरी है इसको दोस्तों मैं बी से प्रदर्शित करता हूं, और इसी को हम कहते हैं संघट प्राचल। इसी दूरी को हम बोलते हैं संघट प्राचल। मतलब अल्फा कण के प्रारंभिक वेग की दिशा और परमाणु के नाभिक के केंद्र की जो अभिलंबवत दूरी है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, इस दूरी को हम क्या कहते हैं, संघट प्राचल। अल्फा कण के प्रारंभिक वेग की दिशा तथा नाभिक के केंद्र से अभिलंबवत दूरी संघट प्राचल कहलाती है। अब देखिए, एक टर्म और चलती है दोस्तों इसमें, जिसको हम कहते हैं निकटतम पहुंच की दूरी। जिसको हम कहते हैं निकटतम पहुंच की दूरी, और इसको दोस्तों हम आर नोट से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे हम इसको, आर नोट से। अब देखिए, निकटतम पहुंच की दूरी होती क्या है? हमने पढ़ा कि अल्फा पार्टिकल जब नाभिक से आकर स्ट्राइक करता है उस टाइम पर किस प्रकार का सिनेरियो रहता है कि जैसे ये हमारे पास कोई नाभिक है, ये हमारे पास कोई नाभिक है, इससे अल्फा कण आकर टकरा गया। अब बताइए आप, ये अल्फा कण इससे आगे इधर नाभिक के अंदर थोड़ी घुस जाएगा, ये तो टकरा कर वापस इधर ही लौटेगा। तो यहां ये जो नाभिक के सेंटर से ये वाली जो दूरी है, ये वाली जो दूरी है, इसको बोलते हैं निकटतम पहुंच की दूरी। कि अल्फा कण नाभिक में किसी परमाणु के नाभिक में नाभिक की ज्यादा से ज्यादा कितना पास जा सकता है। जिस स्थिति में ज्यादा से ज्यादा पास गया वो स्थिति और नाभिक के केंद्र की जो बीच की दूरी है, इस दूरी को हम कहते हैं दोस्तों निकटतम पहुंच की दूरी। और इस दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं, आर नोट से। अब देखिए, अल्फा कण जब आ रहा था तो कुछ न कुछ उसका वेग था, मतलब कुछ न कुछ में गतिज ऊर्जा थी। लेकिन जैसे जैसे अल्फा कण नाभिक के पास में जाता है तो बताइए प्रतिकर्षण बढ़ेगा या प्रतिकर्षण घटेगा? तो आपको लग रहा होगा कि प्रतिकर्षण बढ़ेगा, क्योंकि अल्फा कण भी धनावेशित और नाभिक भी धनावेशित। तो जैसे जैसे अल्फा कण पास में आता है वैसे वैसे उसका वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब उसकी गतिज ऊर्जा जो है वो घटती जाती है। भाई जैसे जैसे अल्फा कण पास में आएगा उसका वेग घटेगा, और वेग घटने का मतलब ये हुआ कि उसकी गतिज ऊर्जा घटती जाएगी और उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। भाई टोटल ऊर्जा तो कंजर्व रहती है, कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो जब इलेक्ट्रॉन इसमें यहां से टकराने वाला होता है उस टाइम पर उसकी जो संपूर्ण गतिज ऊर्जा है वो किसके अंदर बदल जाती है, स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। भाई जैसे ही टकराने वाला होगा, जैसे ही टकराएगा वैसे उसकी टोटल गतिज ऊर्जा 0 हो जाएगी, और वो गतिज ऊर्जा किसके अंदर बदल जाएगी दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा के अंदर बदल जाएगी। तो देखिए यहां हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गई दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा के अंदर बदल गई। और इसका फॉर्मूला होता है स्थितिज ऊर्जा का K(Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, सॉरी R, K(Q1 Q2 अपॉन R। याद रखें दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है K(Q1 Q2 अपॉन R, जबकि बल का सूत्र होता है F बराबर K(Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। बल के सूत्र में नीचे R स्क्वायर आता है, ऊर्जा के फॉर्मूले में नीचे केवल क्या आता है दोस्तों, R आता है। तो यहां देखिए ये क्या बनेगा,
के ई इक्वल टू मैं लिख सकता हूं के Q1 Q2 अपॉन आर नोट कह देंगे हम इसको, ठीक है। अब देखिए Q1 और Q2 आवेश है, तो ये तो हमारे पास है दोस्तों अल्फा कण, और अल्फा कण का आवेश होता है 2e। ये है हमारे पास नाभिक, और नाभिक का आवेश होता है दोस्तों Ze। जहां Z है परमाणु क्रमांक, आपने किसका नाभिक लिया है उसका परमाणु क्रमांक है दोस्तों Z। जैसे सोने के नाभिक की बात करें तो सोने के नाभिक का परमाणु क्रमांक होता है 79, ठीक है। तो Z नाभिक में आवेश होता है Ze, और अल्फा कण पर कितना आवेश होता है 2e। तो देखिए ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा दोस्तों, के ई इक्वल टू के Q1 इसको कह देता हूं, Q1 का मतलब 2e, और Q2 में नाभिक को कह देता हूं Zd, और बटा में हमारे पास क्या आ रहा है आर नोट। अगर मैं इसको क्रॉस गुणा करता हूं तो आर नोट यहां जाएगा, के ई यहां जाएगा, तो आर नोट बराबर बनेगा दोस्तों 2kz, ई और ई स्क्वायर, और बटा में आ जाएगा दोस्तों के ई। याद रखिए दोस्तों, ये जो ऊपर के हैं ये नियतांक होता है, के का मान होता है दोस्तों 9 गुणा 10 की घात 9, और मात्रक बनता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर। जबकि मैंने जो नीचे के ई लिखा है, के ई का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। ये के ई गतिज ऊर्जा है, के नियतांक है, इसका मान मैंने लिख दिया है, जेड परमाणु क्रमांक है, और ई है हमारे पास 1.67 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। तो ये हमने दो टर्म देखी दोस्तों, संगत प्राचल और निकटतम पहुंच की दूरी। अब देखिए हम बात करेंगे रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को लेकर। तो देखिए दोस्तों, रदरफोर्ड मॉडल की मुख्य रूप से 3 कमियां रही। पहली कमी ये कि रदरफोर्ड साहब ने बताया कि नाभिक के चारों ओर गतिशील इलेक्ट्रॉन की गति त्वरित होती है, और हमने पढ़ा है कि त्वरित गति से गतिशील इलेक्ट्रॉन विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन करता है। अब लगातार विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन करेगा तो लगातार उसकी ऊर्जा कम होती जाएगी, जिससे उसकी वृत्तीय पथ की त्रिज्या लगातार घटती जाएगी, और एक ऐसी स्थिति आएगी कि इलेक्ट्रॉन अंत में आकर नाभिक में समा जाएगा। इस तरीके का सिनेरियो बनेगा दोस्तों, इस तरीके का सिनेरियो बनेगा, उसकी त्रिज्या घटती जाएगी, और अंत में जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां आकर समा जाएगा दोस्तों, नाभिक में आकर समा जाएगा। इस तरीके से नाभिक में आकर समा जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो पहली कमी तो रदरफोर्ड मॉडल की यही थी, क्या कि रदरफोर्ड ने बताया कि नाभिक के चारों ओर गतिशील इलेक्ट्रॉन की गति त्वरित होती है, और त्वरित गति से गतिशील इलेक्ट्रॉन लगातार विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन करता है, जिससे उसकी ऊर्जा कम होती जाएगी, और वर्ताकार पथ की जो त्रिज्या है वो लगातार घटती जाएगी, और एक ऐसी स्थिति आएगी कि इलेक्ट्रॉन अंत में आकर नाभिक में समा जाएगा। इस प्रकार रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार तो परमाणु अस्थायी होना चाहिए। तो दोस्तों, परमाणु के स्थायित्व को ना थॉमसन मॉडल समझा पाया था, ना परमाणु के स्थायित्व को रदरफोर्ड मॉडल समझा पाया। रदरफोर्ड मॉडल भी परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा पाया। तो पहली कमी तो यही हो गई दोस्तों। अगर हम बात कर रहे हैं कमियों की, तो पहली कमी तो यही हो गई कि जो रदरफोर्ड मॉडल है ये परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा पाया। और आप इसको थोड़ा डिटेल से बता सकते हैं कि रदरफोर्ड साहब ने बताया कि नाभिक के चारों ओर गतिशील इलेक्ट्रॉन की गति त्वरित होती है, और त्वरित गति से गतिशील इलेक्ट्रॉन विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में अपनी ऊर्जा का ह्रास करता है, जिससे उसकी ऊर्जा कम होती जाती है, और ऊर्जा कम होने के कारण उसके वृत्तीय पथ की जो त्रिज्या है वो लगातार घटती जाती है। जो इलेक्ट्रॉन है वो घटती हुई त्रिज्या के वर्ताकार पथ में गति करता है, और अंत में आकर कहां समा जाएगा, वो नाभिक में आकर समा जाएगा। इस प्रकार रदरफोर्ड के अनुसार तो परमाणु कैसा होता है, अस्थायी होता है। तो जो रदरफोर्ड मॉडल है ये परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा पाया। दूसरी बात, अगर लगातार उसकी वर्तीय पथ की त्रिज्या यदि घट रही है तो डेफिनेट है कि उसकी लगातार घूमने की आवृत्ति भी परिवर्तित हो रही है, और जब घूमने की आवृत्ति अगर लगातार बदल रही है तो उसका जो तरंगदैर्घ्य का स्पेक्ट्रम है वो भी सतत प्राप्त होना चाहिए। लेकिन प्रयोगों से पता चलता है
कि जो परमाणु का जो स्पेक्ट्रम होता है वो असतत होता है। तो दूसरी कमी आप क्या लिखेंगे कि रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन गढ़ती हुई त्रिज्या के वृत्तीय पथ में गति करता है, जिससे उसके घूमने की आवृत्ति लगातार बदलती है, जिससे उसका तरंगदैर्घ्य का जो स्पेक्ट्रम है वो सतत प्राप्त होना चाहिए रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार। तो लेकिन प्रयोगों से पता चलता है कि जो परमाणु का जो स्पेक्ट्रम है वो असतत होता है। अगर बात दोस्तों तीसरी कमी की करें, रदरफोर्ड मॉडल की तीसरी कमी, तो तीसरी कमी यह है कि जो रदरफोर्ड मॉडल है वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं के विपाटन की व्याख्या नहीं कर पाता है। रदरफोर्ड मॉडल विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं के विपाटन की व्याख्या नहीं कर पाता है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने चर्चा की, एक कंप्लीट हमने चर्चा की रदरफोर्ड मॉडल को लेकर। अगर आपको रदरफोर्ड मॉडल अच्छे से क्लियर हुआ हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये जो वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।